सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। सुबह वाला ओवरव्यू तो देखा ही होगा, आई गेस आपने, इतने सिंसियर तो हो आप लोग। उसमें थोड़े बहुत एरर्स थे दैट आई हैव मेड इन द कमेंट सेक्शन की मैंने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया था कि यहाँ पर ये नहीं ये होगा, और बाकी सब चीजें आपको पीपीटी में मिल जाएंगी, राइट। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है एंटी डिफेक्शन लॉ फेसिंग कन्वल्सन्स। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है उससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स, केस लॉज। सुबह देखा था एक जगह एरर था जहां पे आई गेस की मैंने गलती से 85 बोल दिया था, इट वाज 52nd। ठीक है, तो उसको यहाँ पर सही कर लेंगे। नेक्स्ट इज अबाउट द इंडिया जर्मनी रिलेशनशिप। तो इसको अच्छे से देखेंगे इन द पर्सपेक्टिव ऑफ G20, G7 और यूरो नेशंस के बीच में। नोट्स यहाँ पे मिल जाएगा, सुबह नोट्स प्रोवाइड नहीं हो पाया था तो नोट्स इसमें से मिलेगा। एंड द थर्ड इज द इंटरनेट एज वी नो इट गोइंग टू चेंज। ये है सेक्शन ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यूएस सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है बातें। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे, चर्चा होगी। ये जापानीज सकुरा आज का टॉपिक नहीं है, कल का टॉपिक था ये, यहाँ पे गलती से मेंशन हो गया है। टॉपिक है जेल एंड आधार। ठीक है, जिसमें अपन बात करेंगे UIDAI के बारे में। ठीक है, और एक लैंडमार्क जजमेंट है DK बासु और पुट्टा स्वामी। ठीक है, इन दोनों एस्पेक्ट पे बात करेंगे हम आज। तो आई होप कि एस्पेक्ट्स क्लियर होंगे कि क्या क्या डिस्कशन का पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन का डिस्कशन कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उस पूरे पर्सपेक्टिव में। देखो, ये है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इसमें जो नोट्स मैंने डाले हैं वो एक रिसर्च पेपर से है, दैट इज टेकन फ्रॉम द PRS लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो जिनको भी पढ़ना हो रिसर्च पेपर तो आपको सोर्स मिल चुका है। ठीक है, नॉट फ्रॉम द ऑर्डिनरी वेबसाइट्स, दिस इज अ रिसर्च पेपर काइंड ऑफ थिंग। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में। हमारे पास टॉपिक क्या है, एंटी डिफेक्शन, है ना, एंटी डिफेक्शन। अब बस ध्यान से देखना, जो भी बच्चे इस साल दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, उससे मतलब नहीं पड़ता है, एग्जाम से फर्क नहीं पड़ता है। क्लैट, आईलेट, स्लैट, एनएलसेट, सिम्बी, DU, जैट, हर एक एग्जाम, CET, MH सेट, 5 ईयर 3 ईयर, सबके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका CA प्लस लीगल का पार्ट है। CA प्लस लीगल, ये यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि वो बस बताने के लिए था और कुछ नहीं। CA प्लस लीगल का पार्ट है। देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ की शुरुआत होती है 1967 में, जिस समय एक बड़े फेमस पर्सन थे, गयालाल। ठीक है, गयालाल जी हरियाणा से चुने गए थे। ठीक है, असेंबली इलेक्शंस हुए थे, वहां से चुन लिए गए। इन्होंने 15 दिन के अंदर एक पार्टी गए, फिर वहां छोड़ के वापस कांग्रेस में आ गए, फिर गए, फिर छोड़ के चले आए। तो ऐसे ऐसे उन्होंने 4 बार ये हरकतें की। तो इनके लिए कोर्ट बड़ा फेमस हो गया उस टाइम पे, आया राम गया राम। ठीक है, ये कोर्ट बहुत फेमस हो गया इनके नाम पे, आया राम गया राम। सर 1967 में ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि देखो 1960s ऑनवर्ड्स ना, 1960s ऑनवर्ड्स अपोजिशन पार्टी का एक कॉन्सेप्ट आ गया था। ठीक है, 1960s ऑनवर्ड अपोजिशन पार्टी का एक कॉन्सेप्ट आया, जिसके बाद ये सब चीजें हुई। तो अब इट वाज द अब्यूज ऑफ डेमोक्रेसी या फिर अब्यूज ऑफ इलेक्टोरल मैंडेट्स। कैसे सर अब्यूज कैसे हो गया? वो तो अपने हिसाब से चेंज कर रहा है। अच्छा, ऐसे नहीं, देखो, एक्स पर्सन, मान लो तुम हो एक्स पर्सन, ठीक है, सॉरी, तुमने किसी एक्स पर्सन को वोट किया, आपने किसी एक्स पर्सन को वोट किया, और वो पर्सन वाई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है। ठीक है, अब ये वाई इलेक्शन जीतने के बाद ये जेड में चला गया, वाई को छोड़ दिया इसने, तो ये आपके पावर का मिसयूज हुआ ना, आपका जो इलेक्टोरल मैंडेट था उसको अब्यूज किया गया। यहाँ पे आपने किसको देख के वोट किया कि एक्स वाई से बिलोंग करता है, लेकिन एक्स किसको ज्वाइन कर लिया, जेड को ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पर आपका जो इलेक्टोरल मैंडेट है, जो राइट टू वोट है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको अब्यूज हुआ है। तो इसको टैकल करने के लिए ये चीज यहाँ देखा गया। तो इसके लिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें कोई एक कमिटी बनानी चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारी कमिटीज बनी, लॉ कमीशन आया, गोस्वामी कमीशन आया। तो कभी भी आए दिनेश गोस्वामी कमेटी किससे रिलेटेड है तो लिख देना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, आगे नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, उसमें अभी अपन नहीं जाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लेके आती है जिसे हम कहते हैं 10 शेड्यूल के नाम का। ठीक है, शेड्यूल तो याद हो ही गए होंगे अब तो, 10 शेड्यूल।
10th शेड्यूल में ये आया था आपको 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी देर अब हम बातें करेंगे। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में क्या बातें हुई, इसमें बेसिकली कहा गया कि देखिए कोई भी पर्सन, ठीक है, कब डिस्क्वालीफाई होगा अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 102 एंड 191, वो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी 10th शेड्यूल की बात कर रहे हैं। तो डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा और कब कब हो सकता है, तो ये चीज देखो। पहली बात, अगर मान लो आपने किसी पार्टी को, मतलब किसी पार्टी से आप जीत के आए और 6 महीने के अंदर अंदर आपने पार्टी बदल ली, ठीक है, सॉरी 6 महीने में नहीं, 6 महीने के बाद आपने पार्टी बदल ली, तो यहां पर डिस्क्वालीफाई होगा। दूसरा है वॉलेंट्री, आपने गिव अप कर दिया अपनी मेंबरशिप, वॉलेंट्री मेंबरशिप गिव अप हो गई। थर्ड, मान लो आप कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो या फिर आप नॉमिनेटेड हो, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। नॉमिनेटेड में अगर आप 6 महीने के अंदर ज्वाइन कर लेते हो कोई पार्टी, देन यू शैल सीम टू बी डिस्क्वालीफाइड। इंडिपेंडेंट में क्या होता है, आपके पास 6 महीने का टाइम है, इसमें करना है तो कर लो, अगर नहीं कर पाए तो उसके बाद कर रहे हो तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। इसमें 2-3 चीजें और हैं कि इस डिस्क्वालिफिकेशन में 10th शेड्यूल के बाद थोड़ी बहुत चेंजेस और कर दी गई। इसमें कहा गया कि भाई इतनी तरीके से हम डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं कि अगर मान लो खुद से डिस्क्वालीफाई हो गए, रिजाइन दे दिया, अच्छा अब्सेंटिज्म है, अब्सेंटिज्म याद रखना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, लगातार आप 180 डेज तक अब्सेंट रहते हो तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, दैट इज अब्सेंटिज्म, ठीक है, ये चीज याद रखना, ये केवल 10th शेड्यूल ही मेंशन करता है, अब्सेंटिज्म है तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये चीजें हैं, वॉलेंट्री है, इंडिपेंडेंट, नॉमिनेटेड एंड XYZ तरह की 2-3 बातें हैं। लेकिन इसमें प्रोटेक्शन की भी बात की गई, तो प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा कि देखो इस एक्ट में बताया गया कि 1/3 अगर मेंबर जाता है तो हम समझेंगे कि दैट इज अ मर्जर। 1/3 अगर मेंबर जा रहा है तो हम उसे समझेंगे मेंबर, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन कभी नहीं हो सकता। अच्छा, इस चीज को लेटर ऑन चेंज किया गया बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, और कहा गया कि सर मर्जर 1/3 नहीं, मर्जर होगा 2/3, और अगर 2/3 होता है तो डेट शैल बी कंसीडर्ड एज अ मर्जर, और वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन आपका नहीं होगा। तो यहां पर लिख लेते हैं इसको 2/3, ठीक है, 2/3 अभी का पोजीशन है, ठीक है, ये बातें क्लियर है यहाँ पे। इसमें 2-3 चीजें और हैं कि ये करंट में क्यों है, ये लूप होल एज अ मर्जर काम करता है, क्योंकि देखो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में सेम हुआ कि 2/3 पार्टी लेके चले गए तो ये मर्जर हो गया। गोवा में अगर सेम चीज करेंगे तो मान लो अगर 15 लोग हैं तो 15 को 2/3 से कर लो, यानी 10 लोग अगर आप लेके चले गए तो वो मर्जर समझ लेंगे, फिर वहां पर भी डिस्क्वालिफिकेशन आपका नहीं होगा। तो ये सब बातें। अब इससे एस्पेक्ट में एक लास्ट चीज और है हमारे पास, दैट इज द इंटरनेशनल स्टैंड, तो बात करेंगे, बट एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पर कि केस लॉ है। 1992 में एक केस फाइल हुआ जिसे कहा जाता था ही होतो होलोहन। ये केस लाने का सबसे बड़ा रीजन ये शेड्यूल ही था। 10th शेड्यूल में आपको क्या किया गया था, जरा ध्यान से देखना कि 10th शेड्यूल में क्या किया गया कि इसमें सिंपली ये बात बोली गई कि सर स्पीकर की डिस्क्रिशनरी पावर होगी, इसमें स्पीकर का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा डिस्क्वालिफिकेशन में। अच्छा, स्पीकर का डिसीजन फाइनल होगा, और फिर इसमें सिंपली आप एक चीज देख लो कि सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं होगी। जो सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर भी नहीं है, स्पीकर का डिसीजन फाइनल है। इस चीज को चैलेंज किया गया इस केस में, क्योतो होलोहन में, जिसके जजमेंट में ये कहा गया कि सर स्पीकर का डिसीजन तो हम फाइनल समझेंगे, इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन, लेकिन एक चीज और है कि ये जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में आएगा, ये जेआर के एम्बिट में आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो केस था और ये कुछ अमेंडमेंट, कुछ आर्टिकल्स, ये कहानी थी पूरी एंटी डिफेक्शन की। इसके बाद से जब भी एंटी डिफेक्शन आएगा तो आई एम नॉट गोइंग टू डील विद इट।
ठीक है, ये लास्ट था एंटी डिफेक्शन। महाराष्ट्र के टाइम पे भी मैंने ये चीज बताई थी, सेम बातें, और अभी भी बता दिया। इसके अलावा और कुछ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप जो एनएल सेट वाले हैं उनको क्रिटिसिज्म पढ़ लो कि 2/3 स्टिल इज लूपहोल, जिसको आप अभी भी सुधार सकते हो, इट नीड्स टू बी अमेंडेड, क्योंकि अदर कंट्रीज भी हैं जो ऐसा कर रही हैं, और अदर कंट्रीज का एग्जांपल मेरे पास है। देखो ये चीज है, नॉमिनेटेड मेंबर्स के पास कितना है, यहाँ देख लो 6 मंथ है। एग्जाम्पशन इन केस ऑफ मर्डर, ये मर्डर का एग्जाम्पशन है। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ये स्पीकर के पास है, ये चेयरमैन के पास, यानी जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उसके पास इस चीज की अथॉरिटी होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एंटी डिफेक्शन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 में आई थी, ये देख लो, अभी जस्ट बताया है। ठीक है, इसमें एक टर्म आता है विप। विप होता है बेसिकली, मान लो कि अगर पार्टी ने कहा है कि इस पर्सन को वोट करना है और आप नहीं करते हो, या फिर पार्टी के अगेंस्ट जाके कोई काम करते हो, तो पार्टी आपके अगेंस्ट विप इशू कर सकती है। ठीक है, आपको निकाला जा सकता है पार्टी से। ठीक है, अच्छा इसके बाद और क्या क्या चीजें हैं इसमें, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैव नॉट बी इम्पार्शियल व्हेन डिसाइडिंग केसेस ऑफ डिफेक्शन। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इम्पार्शियल नहीं होना है, बाकी आपको सब कुछ देख के चलना है। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में यह है कि हाउस फॉर चेंजिंग पॉलिटिकल एलिगेशंस एंड वोटिंग अगेंस्ट द पार्टी लाइन, मतलब ये दोनों चीज सेटिस्फाई करने के बाद डिफेक्शन तब किस किस कंट्रीज में, मतलब ये तो आप पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर लो या फिर आप पार्टी के अगेंस्ट जाके कोई काम करो, ये दोनों काम करते हो तो कौन सी ऐसी कंट्री जो डिफेक्शन इशू करती है, वो है बांग्लादेश, गुएना। ये गुएना आपको मिल जाएगा, देखो गुएना को कभी भी साउथ अमेरिका के फ्रेंच गुएना से कंपेयर मत करना, गुएना एक अलग कंट्री है, गुएना एंड इक्वेटोरियल गुएना ये अफ्रीका में है। ठीक है, बांग्लादेश, गुएना, पाकिस्तान, सियरा लियोन आपको फिर अफ्रीका में, एकदम अफ्रीका का मैप देखोगे सबसे लास्ट में मिलेगा ये आपको। अगर आपको देखो तो गुएना, टोबैगो एंड बेनिन, इसके पास मिलेगा आपको सियरा लियोन, इसके ऊपर मिल जाएगा आपको थोड़ा सा माली एंड ऑल, ये सब बाकी सारे कंट्रीज मिल जाएंगे। नेक्स्ट जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे देखोगे ये भी साउथ अफ्रीका की कंट्री, साउथ अफ्रीका के जस्ट ऊपर मिलता है जिम्बाब्वे, जाम्बिया, जायरे, ऐसे कंट्रीज मिल जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा मैप भी देख लिया करो, सीए से, ज्योग्राफी से ऐसे कनेक्ट होती है चीजें। तो ये 5 कंट्रीज है, बांग्लादेश, गुएना, पाकिस्तान, सियरा लियोन एंड जिम्बाब्वे। अच्छा, और भी कंट्रीज हैं जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्शन के बारे में बात है, वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें आर्टिकल 70 ऑफ बांग्लादेश, 40 ऑफ केन्या, सिंगापुर, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है इस चीज के बारे में। नेक्स्ट है जर्मनी और इंडिया के रिलेशंस। देखो जब ये आर्टिकल पढ़ोगे, द हिंदू का ही टॉपिक है, इस आर्टिकल में आपको 2-3 इंटरेस्टिंग बातें हैं। ठीक है, ये हटा देते हैं, इसका तो कोई काम है नहीं अभी। चलो, तो इसमें बेसिकली ग्रुप्स के बारे में बात हो रहा है। G20, जो ग्रुप्स के नाम अभी बता देते हैं, G7, ये क्योंकि सास भी पहले बहू थी तो G8। ठीक है, ये G8 से G7 बना है, इसको यहां से एक लाइन खींच देते हैं कि हमें G8 से G7 आना। ये कब चेंज हुआ, 2014 में चेंज हुआ सर। अच्छा, G7 कब बना, 1975 में बना था। ठीक है, और रशिया ने कब ज्वाइन किया, 1998 में रशिया ज्वाइन करता है, उसको ये हो जाता है G8। फिर उसके बाद 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया, रशिया ने, तो क्रीमिया को एनेक्स किया तो इसको निकाल दिया गया कि निकलो, तुम अच्छे आदमी नहीं हो, उसको निकाल दिया वहां से G8 से, तो G7 बन गया। अच्छा, कभी वर्ल्ड मैप देखना तो क्रीमिया कभी भी आपको रशिया की टेरिटरी नहीं दिखाएगा, क्रीमिया इज अ टेरिटरी ऑफ यूक्रेन, क्योंकि एक डॉक्ट्रिन है इंटरनेशनल लॉ में, दैट इज द स्टिम्पसन डॉक्ट्राइन। स्टिम्पसन डॉक्ट्राइन ये बोलता है कि देखो, इंटरनेशनल लॉ में स्टिम्पसन डॉक्ट्राइन ये बोलता है कि अगर फोर्सफुली कोई टेरिटरी एनेक्स करते हो, दैट इंटरनेशनल लॉ विल नॉट कंसीडर इट्स योर टेरिटरी। ठीक है, तो ये बातें हैं, ये सुबह भी हमने की थी बातें। अच्छा, एक और ग्रुप है इसमें बात की इसके बारे में, दैट इज द ओपेक और ओपेक प्लस। ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। लेट्स डू इट। देखा जादू। चल, ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये बेसिकली ओपेक कंट्रीज वो हैं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, और ओपेक प्लस ऑयल प्रोड्यूसिंग नहीं है। ठीक है, बस इन दोनों में यही डिफरेंस है। तो ये आप देख लेना, ये G7 से लिंक होता है। अच्छा, G20 के बाद अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो, यहाँ पर G20 के बाद एक इंटरेस्टिंग ये है, इसमें EU की भी बात की जा रही है, क्योंकि
EU मिलके 19 कंट्रीज के साथ G20 बनाता है, इतनी बातें तो हमें पता ही है। यूरोपियन यूनियन में आपको 2-3 चीजें देखनी होंगी। थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं, सुबह में उतना डिटेलिंग रह गया था, तो अपन अभी कर लेते हैं। 20 ऐसे कंट्रीज में 27 कंट्रीज हैं टोटल। पहले थी 28 कंट्रीज थी, लेकिन आफ्टर द ब्रिटेन एग्जिट ये 27 हो गया। ब्रिटेन की एग्जिट 2019 में हुई थी, 1920 में इसकी एग्जिट हो गई थी। ठीक है, तो ब्रिटेन के एग्जिट के बाद ये 27 हो गया था। सर 27 क्यों लिखा? अरे उसका रीजन है लिखने का भाई। देखो 20 ऐसी कंट्रीज हैं जो यूरो नेशंस हैं और 7 ऐसी हैं जो नॉन यूरो नेशंस हैं। मतलब कि 20 ऐसी कंट्रीज है जिनका एक करेंसी कॉमन है, 20 ऐसी कंट्रीज जिनका करेंसी यूरो है, और 7 ऐसी जो अपनी करेंसी लेके चलाते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब यूरोपियन यूनियन देखोगे तो 5 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी आती है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ठीक है, ये जो डेनमार्क को हटा दो तो डेनमार्क को जोड़ दो तो स्कैंडिनेवियन हटा दो तो स्कैंडिनेवियन हो जाएगी। बेसिकली आपको नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये सब बातें स्कैंडिनेवियन में हो जाती है। ठीक है, तो ये यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट है, वो काउंसिल से निकल जाता है। जब यूरोप का मैप देखोगे तो ऊपर दिख जाता है सीधा सीधा। तो इतनी बातें थी इस पर। ये पार्ट क्लियर हो जाए तो एक बार हाँ ना बोल देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, ताकि हमें भी लग जाए कि हाँ चलो भाई एटलीस्ट क्लियर तो है। चलो अब अपने टॉपिक पे आते हैं। G7 पढ़ लिया, 1970। अब थोड़ा थोड़ा देखते जाना है, बस अपना काम हो चुका है। अब हम लोगों ने पढ़ लिया, बस हमें एक बार गौर कर लेना चीजों पे। 1975 में है G7। ठीक है, G7 की कंट्रीज यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूएस। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स इनके यूएस नॉर्थ अमेरिका, यूके यूरोप, कनाडा कनाडा आपको मिल जाएगा नॉर्थ अमेरिका, फिर फ्रांस फ्रांस आपको मिल जाएगा इधर यूरोप में, जर्मनी यूरोप, इटली यूरोप, जापान एशिया। ये तो पता ही है, इसमें कुछ है ही नहीं। जापान का तो डिस्प्यूट भी है क्यूरिल आइलैंड के साथ में, और जापान का एक कल हम लोग भी देखा था कि शोकुरो नाम का एक फ्लावर था, ठीक है, जो कश्मीर में अभी होने वाला है। चलो G7 कंट्रीज एंड इंडिया आर पार्ट ऑफ G20, मतलब G7 प्लस इंडिया आर पार्ट ऑफ G20। G7 के G20 के 8 कंट्रीज के नाम यानी आपको पता है। अब G7 एक फॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, इनफॉर्मल है। ठीक है, ये इनफॉर्मल ग्रुपिंग्स है, मल्टी कंपनीज का कंट्रीज का इनफॉर्मल ग्रुप है। इसका कोई सेक्रेटरीट नहीं है, शेरपा के थ्रू फंक्शन करता है जैसे G20 करता है। G7 2022 के हिसाब से कंट्रीज मेक अप 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इसके पास है। देख लो ना, जापान है यार, यूएस है, कनाडा है, सबसे बड़ा कंट्री है यार नॉर्थ अमेरिका का, तो ऑब्वियसली 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लेगा। 31% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है, 21% ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है। यूरोपियन यूनियन 1993 में आया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेड अप ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, 28 कंट्रीज था। अच्छा, ये किस ट्रीटी से बना था ये देख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, ये एक दो बार मतलब आया हुआ है एग्जाम में। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी याद रखना कि किस ट्रीटी से यूरोपियन यूनियन बना था। फाइनली बहुत सारे नंबर ऑफ सीरीज ऑफ ट्रीटीज हुए थे, लेकिन जो फाइनल ट्रीटी था वो यही था। अच्छा, आगे यूरोपियन यूनियन 27 मेंबर है। 2020 में यूके चला गया था यूरोपियन यूनियन से। लास्ट कंट्री टू एंटर यू इज क्रोएशिया। क्रोएशिया इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। और क्रोएशिया की जब लोकेशन देखोगे तो क्रोएशिया यूरोप के मैप पे एकदम नीचे आता है। जैसे ही देखोगे क्रोएशिया, तो आई गेस की क्रोएशिया और उसके बाद इटली के आसपास इसका बॉर्डर लगता है। मतलब इटली से ये बॉर्डर शेयर बिल्कुल नहीं करता, ये चीज याद रखना। एड्रियाटिक सी से बॉर्डर शेयर करता है ये क्रोएशिया, ये चीज याद रखना बस। एटलीस्ट क्रोएशिया देखोगे तो नीचे साइड पे मिलेगा आपको क्रोएशिया, और वो एड्रियाटिक सी से बॉर्डर शेयर करता है अपना। एड्रियाटिक सी भी देख लेना इसी बहाने। इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन November 1, 1993। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स एंड लक्स कैपिटल इसकी लक्समबर्ग की। ब्रुसेल्स बेल्जियम, यानी अगर देखो इसको तो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन के मैप में, अगर यूरोप के मैप में सर्च करोगे तो ब्रुसेल्स मैप में ऊपर आता है। ठीक है, ब्रुसेल्स के ऊपर आता है नेदरलैंड्स। ठीक है, अब नीचे देखोगे तो आप अगर इधर से देखना चाहो तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में आपका आता है लक्सम, तो जिसका कैपिटल लक्स है। तो ये चीज है, ये बातें थोड़ा बहुत ज्योग्राफी देख लोगे तो मैप देख लोगे एक बार, आसान हो जाएगा। ज्यादा कुछ मत करना, यूरोप का एटलस उठा लेना, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। इवन आई वेंट थ्रू द एटलस टू लर्न ऑल दिस। ठीक है, तो वो चीजें दिमाग में ना बिठाने के लिए से, याद करने से, रट्टा मारने से नहीं होता। चीजों को मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होती है। बच्चे बताते हैं कि सर याद नहीं हो पाता, याद कैसे करें, रिटेन नहीं रहता। थोड़ा सा पिक्चर इमेज लगाओ, थोड़ा सा पिक्चरिस्ट मेमोरी यूज करो कि अच्छा हाँ यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये था। अब कैसे याद है? क्रोएशिया एड्रियाटिक से, क्योंकि क्रोएशिया के बगल में एड्रियाटिक सी लगता है।
है ना। नीचे आपको आयोनियन सी लग जाता है, तो आयोनियन सी से मतलब नहीं, अपन को क्रोएशिया से मतलब है, तो क्रोएशिया। अब उसमें भी देखोगे तो और भी 2-3 कंट्रीज है नीचे, अगर देखना चाहो तो मिल जाएंगी बहुत सारी कंट्रीज, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये 3 बार अमेंड हो चुका है, एम्स्टरडेम, नाइस ट्रीटी एंड लिस्बन ट्रीटी। 24 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूरोपियन यूनियन के। ये वो नॉन यूरो कंट्रीज है जिनका आपको नाम याद रखना है, ठीक है। इनकी लोकेशंस मैं अभी बता देता हूँ। ये नॉन यूरो कंट्रीज है जिनका आपको नाम याद रखना है, यूरो कंट्रीज के नाम याद मत रखो, इट्स कंप्लीटली ओके, ठीक है। चलो, अब यूरो लॉन्च हुआ था 2002 में, ये चीज याद रखना, ठीक है। आफ्टर द यूरो वाज लॉन्च्ड इन 2002। देखो, बल्गारिया, बल्गारिया एक है, ये तो याद ही रहता है बल्गारिया। हंगरी, ऑस्ट्रिया, हंगरी ये आसपास ही मिलते हैं। पोलैंड, पोलैंड याद रखोगे तो जर्मनी का पड़ोसी है ये पोलैंड, ठीक है। रोमानिया, रोमानिया देखोगे तो मिलेगा आपको यूक्रेन के नीचे, ठीक है। रोमानिया, है ना। स्वीडन, स्वीडन तो ऊपर ही मिल जाएगा, स्वीडन फिनलैंड के बीच में मतलब वो रहता है, गल्फ है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, चेकिया, ये चेक का है और चेक का अपना करेंसी है, चेक रिपब्लिक है, चेकोस्लोविया, चेक और स्लोविकिया एक साथ पड़ता है। ये सब चीजें हैं, ये तो ऐसे लोकेशन से याद रहता है। कैसे यूरोपियन यूनियन का मैप देखोगे या फिर यूरोप का मैप देखोगे तो अपने आप दिख जाएगा। अच्छा, यूक्रेन के नीचे रोमानिया, उसके भी बगल में आपको ब्लैक सी भी मिल जाएगा अगर थोड़ा बहुत घूमोगे तो। स्वीडन, पोलैंड, हंगरी, चेक और बल्गारिया ये सब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, इज द इंटरनेट वी नो इट गोइंग टू चेंज। देखो रिसेंटली क्या हुआ है कि सेक्शन 230 ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन डिसेंसी एक्ट 1996 पे सुनवाई शुरू हुई है। तो सर ये क्या है एग्जैक्टली देखो इसमें क्या होता है कि जो प्लेटफॉर्म आपको सर्विस दे रहा है, ठीक है, जैसे मान लो कि आई पोस्ट समथिंग, आई एम ए यूएस सिटीजन और मैं कुछ ऐसा पोस्ट कर देता हूँ इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, ठीक है, जो कि सम काइंड ऑफ डिफेमेटरी। अब डिफेमेटरी में किसको पनिश किया जाएगा, जो पब्लिशर होता है, इतना तो पढ़ा ही होगा कि द मस्ट बी पब्लिशर जो होगा वो करेगा। लेकिन सेक्शन 230 क्या बोलता है यूएस का डिसेंसी कम्युनिकेशन एक्ट, कि नहीं, जो पोस्ट कर रहा है वो पब्लिशर है ही नहीं, इज नॉट द होस्ट, वो पब्लिशर ना ही स्पीकर, ठीक है। वो एक शील्ड प्रोवाइड करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट स्कॉटस जो है वो बिगिन कर रहा है सुनवाई डिसेंसी एक्ट, और ये 2 फैमिली लॉ सूट्स हैं बेसिकली। तो देख लेते हैं कौन कौन से, व्हाट आर द 2 लॉ सूट्स। एक है बोथ लॉ सूट्स हैव बीन ब्रॉट बाय फैमिलीज ऑफ दोज किल्ड इन आईएसआईएस के टेरर अटैक में किल हुए थे, तो इन फैमिलीज के थ्रू ये किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या द कोर्ट फाइलिंग है। सेकंड केस ट्विटर का है, फर्स्ट आपको यूट्यूब वाला होगा। तो ये 2 बातें इसमें आप नहीं भी देखो फिर भी ओके, बस 230 याद रखना कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। और इंडिया से रिलेट करना हो तो 499 देख लेना आईपीसी का, डिफेमेशन, ठीक है। सेंटर गिव्स नॉट फॉर द स्टेट टू ऑथेंटिकेट आधार फॉर प्रिजनर्स। देखो इसके लिए थोड़ा बहुत आई वांट यू टू विजिट डीके बासु। देखो सबसे पहले तो ये जानो कि आधार केस एक होता है, आधार केस, ठीक है। आधार केस बेसिकली है वो के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस आया था जिसमें बताया गया था राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21। ये बातें तो क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अभी जो प्रिजनर्स वाला है उसको आप 2 जगह से लिंक करोगे। एक केस है आपको डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, ये डीयू वाले याद रख सकते हैं, डीयू और एमएच सेट वाले, बाकी लोगों के लिए नहीं है। डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल में यही चीज था कि क्रुएलिटी टू द प्रिजनर्स की, अगर किसी को भी अरेस्ट कर रहे हो तो उसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन, नेम प्लेट लगाना है जो अरेस्ट कर रहा है, ऐसे बहुत बड़ी गाइडलाइंस थी डीके बासु की। और एक है क्रिमिनल लॉ आइडेंटिफिकेशन बिल, क्रिमिनल लॉ आइडेंटिफिकेशन बिल, जिससे लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो इन सब बातों पे डील है इसमें। जब प्रिजन जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब कहा गया है कि प्रिजनर इंडक्शन डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड डॉक्यूमेंट है, अपडेट फॉर आधार और एनरोल फॉर आधार, ठीक है। और एक बात याद रखना, आधार इज नॉट अ डोमिसाइल, ठीक है। डोमिसाइल प्रूफ नहीं बताता है तुम्हारा आधार, ना ही सिटीजनशिप प्रूफ बताता है। यूआईडीएआई क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। इनिशियली 2009 में बना था, उसके बाद फिर इसको अपग्रेड किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन प्रोविजंस फॉर आधार एक्ट 2006 में।
ठीक है, ये अटैच्ड ऑफिस अंडर द एजिस ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो ऐसा मत बोलना कि 2014 के बाद आया था, आधार 2009 में ही आ चुका था। इसके ऊपर बहुत सारी बहस चल रही थी, मोदी जी भी बोल रहे थे गुजरात से कि आधार गलत है, और खुद आए तो सबसे पहले आधार ही इम्प्लीमेंट कराया, ठीक है, 2016 में। चलते रहती है बातें। चलिए, नेक्स्ट है व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में रोल एंड रेमिट मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स एज अ प्रायोरिटी टू द G20 है, तो अभी बता दिया। रोल एंड रेमिट में आपको बेसिकली है कि जो कमिटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है अडानी के ऊपर, उसके बारे में, तो उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है FCRA से रिगार्डिंग, ये करवाया हुआ है मैंने, और रिसेंटली अभी सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च को बैन करा है, ठीक है। तो बता देना RSS का कौन है भाई, VD सावरकर है कि गोलवलकर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्चर्ड ईरानी कप रेस्ट ऑफ इंडिया ने कैप्चर किया। बट इसमें आपको एक बात याद रखना है, मैंने पिछली बार भी बोला था, इस बार भी बता रहे हैं कि इन कप्स के स्पोर्ट्स याद रखो, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। ईरानी कप जैसे क्रिकेट से रिलेटेड है, तो ये सब बातें पता होनी चाहिए, राइट। तो आज के लिए इतना ही, एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।